नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड चतुर्थ सेमेस्टर में जो 5वीं कहानी ठेस है, तो इसकी जैसे हमने व्याख्या की है, इसका सार किया, तो अब इस ठेस कहानी की समीक्षा कीजिए। एक प्रश्न आ सकता है 8 नंबर का। तो समीक्षा में इसके 6 तत्व होते हैं: कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, उद्देश्य, भाषा शैली, देश काल और वातावरण आदि की चर्चा की जाती है। तो ठेस फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित और बहुपठित कहानी है। इस कहानी में उन्होंने एक कारीगर या कलाकार पात्र को लगी ठेस के माध्यम से उसके जीवन की दशा दिशा बदलने का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। तो कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। पहला पॉइंट है कथानक। कथानक का अर्थ है कहानी, क्या कथा है इसकी, यानी कि उस कथा का क्या वर्णन किया गया है। तो कहानी के कथानक के आधार पर, यानी कि कथानक कहानी क्या होती है, कथानक के आधार पर टिकी होती है। कथानक का रोचक, सरल, नाटकीय होना अति आवश्यक है। ठेस कहानी का कथानक इन 3 ही गुणों की कसौटी पर खरा उतरता है। क्या है? सरल भी है, रोचक भी है और नाटकीयता का वर्णन किया नाटक की तरह। तो तीनों गुणों की कसौटी पर खरा उतरता है। कथानक सिरचरण नामक कलाकार कारीगर पात्र की बदलती मनोवृत्ति का चित्र प्रस्तुत करता है। सिरचरण कभी चिक व शीतल पाटी बनाने का एक नामचीन कारीगर था। कलाकारों की भांति वह भी अपने मन की मौज के अनुसार काम करता था। काम करते समय उसके खाने पीने का ध्यान रखना काम करवाने वाले के लिए जरूरी था, तभी काम करता था, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखे। इसलिए गांव के कुछ लोग उसे चटोरा भी कहते थे। लेखक के घर में उसका बहुत मान सम्मान था। परंतु एक बार जब लेखक की छोटी चाची ने उसके खाने पीने की आदत के कारण उसे चटोरा कहते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। खूब खरी खोटी सुनाई कि मस्करा कहीं का, चटोरा कहीं का। तब से उसने अपनी पत्नी की सौगंध खाकर चिक और शीतल पाटी बनाना छोड़ दिया। वह ऐसी ठेस लगी उससे, वह लेखक की बहन की विदाई के लिए चिक और शीतल पाटी और कुश की आसनी अपने पास से उसे भेंट देने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। इस प्रकार उपयुक्त कहानी का कथानक काफी रोचक और जिज्ञासा बढ़ाने वाला है। कथानक का आरंभ सिरचरण के वर्तमान स्थिति से है, जबकि समस्त कथा सिरचरण के भूतकाल की है। तो अगला है दूसरा चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र, किसी भी कहानी में चरित्र चित्रण, इसमें मुख्य चरित्र तो एक ही है सिरचरण का, परंतु कई सहायक भी हैं। जैसे यदि कथानक किसी कहानी की नींव है तो पात्र उस कहानी की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां हैं, जिनके मुकब्बल पर, जिनके नींव के विकास के बाद ही कहानी रूपी भवन का निर्माण होता है। पात्र ही कथानक की गति प्रदान करके उसे उसके अंत तक पहुंचाते हैं। ठेस कहानी में लेखक ने अपने सहित सिरचरण, मानू, भाभी, माँ, छोटी चाची आदि कई पात्रों की सृष्टि की है। और परंतु कहानी का पात्र सिरचरण ही है। मुख्य कौन है? सिरचरण है। उसी के इर्द गिर्द कहानी पूरी घूमती है और उसे ही छोटी चाची के व्यंग्य बाणों से ठेस लगती है और वही इस ठेस के परिणाम स्वरूप कारीगरी छोड़कर मजदूर बनने लगता है। लेखक स्वयं मैं के रूप में सूत्रधार है। मैं कौन है? यहाँ पर इस कहानी में लेखक है, सूत्रधार के रूप में चित्रित हुआ है और मानू उसकी बहन है। मानू का चरित्र इस रूप में विकसित हुआ है कि वह अपने ससुराल वालों द्वारा मांगी गई भेंट के लिए पूरी तरह सिरचरण पर निर्भर है। और भाभी माँ एक उदार महिला के रूप में, छोटी चाची एक वाचाल मतलब व्यंग्य करने वाली, दुष्ट यानी खलनायक की भूमिका निभाई है इसमें। और
संवाद, संवाद क्या होता है? कथोपकथन होता है, बातचीत होती है। तो कहानी में संवादों का अत्यधिक महत्व होता है। संवाद कहानी को न केवल गति प्रदान करते हैं अपितु इसमें नाटकीयता का समावेश कर देते हैं। रोचकता का भी समावेश है। साथ ही संवाद पात्रों के चरित्र को प्रकाशित करते हैं। शास्त्रीय आधार पर संवादों की रचना में संक्षिप्तता व रोचकता का गुण अत्यंत आवश्यक है। ठेस कहानी में संवाद उपयुक्त सभी विशेषताओं और गुणों को प्रकट करता है। तो ये इस प्रकार उदाहरण दिया गया है, जैसे लास्ट में रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आई और सामान चढ़ाकर लेखक कहता है कि सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचरण पर नजर पड़ी और सिरचरण बोला, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर मुझे पुकारा। लेखक कहता है, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर खिड़की के झिड़की माने झटकाते हुए स्वर में कहा। सिरचरण ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार करके मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचरण दादा, मानू इतना ही बोल सकी और खिड़की के पास खड़े होकर के सिरचरण ने हल्काते हुए, यह मेरी ओर से सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चिक, एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। तो इस प्रकार इनका संवाद है, सिरचरण का और लेखक का संवाद अच्छा संवाद है। देशकाल और वातावरण। देशकाल और वातावरण क्या है? जहां देशकाल और वातावरण से अभिप्राय कहानी के समय, स्थान, देश काल के अनुरूप परिवेश के चित्रण से होता है। फणीश्वर नाथ रेणु की अधिकांश कहानियों की भांति उसकी इस कहानी में भी बिहार के ग्रामीण अंचल का वातावरण सजीव हो उठा है। किसका है? ग्रामीण। तो कहानी से ग्रामीण परिवेश का एक जीवन चित्र उदाहरण दृष्टव्य है। जैसे खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचरण की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता था। सिरचरण को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते हैं। तब कहीं सिरचरण राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ता है और पगड़ी पर तोल तोल कर पांव रखता है, पगडंडी पर। और तोल तोल कर मतलब बहुत ही धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। और मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। इस प्रकार उसकी बात थी। अगला आता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या था इस कहानी का? जब भी कोई कहानीकार अपनी कहानी की रचना में प्रवृत्त होता है, तब उसके पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। ठेस कहानी भी रेणु जी की एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है और इस कहानी में उन्होंने कटु वचनों से एक कलाकार को लगी ठेस, आघात, पीड़ा, उससे उसकी बदली मनोदशा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कलाकार सदैव सम्मान का भूखा होता है। क्या होता है? कलाकार हमेशा सम्मान का बढ़ा चढ़ाकर ही काम करवाया जा सकता है। अपमान अथवा अपमानजनक व्यवहार कलाकार को कला के लिए घातक होता है। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है और वह नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, मैं चुपचाप उसके घर से वापस लौट आया और वो सिरचरण बोला मैं अब काम नहीं करूंगा। तो लेखक समझ गया उसको ठेस लगी है। इसके साथ ही लेखक ने कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया कि संसार गुणों को ही देखता है, अवगुणों की उसकी निगाह में कोई कदर नहीं। यही कारण है कि जब सिरचरण अपनी कारीगिरी का हुनर दिखाता करता था तो बड़े बड़े लोगों की लाइन उसके घर पर लग जाती थी।
परंतु जब से उसने चिक बनाना छोड़ा है तो उसे कोई मजदूरी भी नहीं देता है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचरण की गिनती नहीं करते हैं। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं उसे बुलाने जाता है। सिरचरण को क्या होगा उसको बुलाकर। लास्ट आ जाती है भाषा शैली, ये इसका उद्देश्य था। और लास्ट है भाषा शैली। तो भाषा शैली इसकी सहज सरल है। ठेस कहानी आम बोलचाल की सरल सहज भावानुकूल खड़ी बोली में रचित है। कहानी में तद्भव भावानुकूल खड़ी बोली में रचित है। कहानी में तत्सम आंचलिक देशज शब्दों का खुलकर प्रयोग है। जैसे आंचलिक शब्द वहाँ के ग्रामीण है, जैसे मंडिया, मंडिया का अर्थ है झोपड़ी, घास फूस का घर। और तरकारी छोक लगाई हुई, मोथी घास होती है, चिक, पटेर, मोडे, मोडे मतलब मूढ़े, और खेसारी आदि आंचलिक शब्द हैं। जैसे शीतल पाटी और चिक मैंने एक पिक्चर में दिखाई थी कि वही किस प्रकार हमारी जो चटाइयाँ होती हैं या बरंडे में घाम आता है तो एक चटाई टांग देते हैं, तो वह शीतल पाटी और चिक होती हैं। आंचलिक शब्दों का प्रयोग से कहानी में आंचलिक वातावरण साकार हो उठा है। कहानी में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। अभिधा व्यंजना शब्द शक्तियों प्रमुख रूप से प्रयोग किया है और वाक्य विन्यास सरल और रोचक है। सरल और रोचक है। दृश्य बीम का खुलकर प्रयोग हुआ है। दृश्य बीम का खुलकर प्रयोग हुआ है। और कहानी प्रमुख रूप से आत्मकथात्मक शैली, लेखक ने स्वयं लिखी है तो उसकी आत्मकथात्मक शैली होगी, परंतु आत्मकथात्मक शैली के अनंतर संवाद है, चित्रात्मक है, भावात्मक है और कहीं मनोविश्लेषणात्मक। तो उसकी मानसिक दशा का भी वर्णन किया तो वह शैलियाँ उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। और कहानी की भाषा शैली का एक उदाहरण यह दिया गया है। जैसे इसमें क्या कहते हैं, मैं सिरचरण को मनाने गया, देखा एक पटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा सुसुरी। खुद मरी, बेटे बेटिया को ले गई साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। वह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है और इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ कि अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर है अब क्या। तो ये उसकी क्या है, वहाँ की भाषा शैली का प्रयोग किया। इस प्रकार कहानी के तत्वों के आधार पर यह सफल कहानी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। लघु प्रश्न कर लेते हैं। ठेस कहानी के रचयिता का नाम कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब कहाँ हुआ? का जन्म 1921 में ओराही हिंगना नामक गांव में, जो पूर्णिया जिला के बिहार में था। और फणीश्वर नाथ रेणु की 4 कहानियों के नाम लिखिए। पहलवान की ढोलक, ठेस, लाल पान की बेगम, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक। ठेस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिरचरण है, सिरचरण। और सिरचरण किस कला का कारीगर है? चिक बनाने वाला कारीगर, चिक और शीतल पाटी का कारीगर है। और खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचरण की गिनती क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वे उसे बेकार ही नहीं बेगार भी समझते थे। तो कहानी के प्रथम गद्यांश में लेखक द्वारा किया गया सिरचरण का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी के किन पात्रों की याद दिलाता है? कफन कहानी के घीसू और माधव, क्योंकि घीसू और माधव को भी मुक्तखोर समझा जाता था। वर्तमान में गांव वाले सिरचरण को क्या समझते हैं? मुक्तखोर, कामचोर और चटोरा समझते हैं। चलो आगे छोटे प्रश्न अगली उसमें करेंगे। तो धन्यवाद। ठीक है।